हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनकेएस में। दोस्तों, बिहार एसएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 7 आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे ही प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। साथ में इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो दोस्तों, अलाई दरवाज़ा जो है ये कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में है। ठीक है दोस्तों, तो आपने कुतुब मीनार के बगल में देखा होगा एक गुंबदाकार जो है मस्जिद आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और यह जो है ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद का जो है दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ठीक है, इसी को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है और इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, इसको बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगभग 1305-6 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कहाँ पे है, तो कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। ठीक है, और जो विश्व विरासत स्थल है इसको बोलते हैं यूनेस्को। ठीक है, इसका जो मतलब मान्यता देता है ये यूनेस्को देता है। ठीक है, UNESCO, यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? तो दोस्तों, जो एनिमल सेल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी एनिमल्स का हो, उसमें जो होता है उसके अंदर जो सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है कोशिका का श्वसन अंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर वहीं प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको ऊर्जा गृह बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसमें जो ऊर्जा उत्पादन होता है एटीपी के रूप में होता है। याद रखिएगा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी। ठीक है दोस्तों, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लाइटर जो होता है, लाइटर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो याद रखिएगा ब्यूटेन गैस भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोंकणी भाषा किस केंद्र शासित राज्यों की शासकीय भाषा है? तो दोस्तों, कोंकणी जो है ये गोवा राज्य की राजकीय भाषा है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो ये दमन और दीव में भी जो है कोंकणी भाषा ही चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दमन और दीव की जो है शासकीय भाषा कौन सी है? तो कोंकणी भाषा है। आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है बंगाल गैजेट के नाम से। ठीक है, बंगाल गैजेट के नाम से, और इसको शुरू किया था जेके हिक्की के द्वारा। इसको शुरू किया गया था 1780 में। ठीक है, 1780 में इसको शुरू किया गया था, और इसका पूरा नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बंगाल गैजेट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र किनारा है? मतलब किस राज्य का जो है समुद्र किनारा यानी कि तटरेखा सबसे लंबा है? तो गुजरात राज्य का जो तटरेखा है सबसे लंबा है, लगभग 1214 किलोमीटर के आसपास जो है इसका तटरेखा। याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है एशगावत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अन्य ऑप्शन को देखें तो दुशानबे है, दुशानबे जो है सॉरी, ये तजाकिस्तान की राजधानी है। बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल 1879 में हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो हिटलर का जन्म हुआ था
ब्राउन एम इन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्राउन एम इन है कहाँ पे? ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा पर है। ठीक है, ब्राउन एम इन कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा पर है। अगर ऑस्ट्रिया का आप मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया का जो सबसे ऊपरी भाग है या फिर कहें तो उत्तरी भाग है, वहाँ पे पड़ता है ब्राउन एम इन। ठीक है दोस्तों, और यह एक जो हिटलर थे बहुत बड़े तानाशाह थे जर्मनी के, और इनका जो आत्मकथा है इसको बोलते हैं माइक कैंप नाम से। ठीक है, माइक कैंप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी? तो बाबर का जो पहला युद्ध था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा था, और इसी युद्ध के बाद जो है दिल्ली में मुगल वंश का नींव पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, काफ़ी फेमस युद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो जेबी डनलप ने न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में भी जाना जाता है, और एक और नाम से भी जाना जाता है, गैलीलियो का नियम। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन का पहला नियम है क्या? तो यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखना चाहता है, चाहे वो गति में हो या फिर वो स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, तो वो अपना स्थिति जो है जो पूर्व स्थिति है उसको बनाए रखने की चेष्टा करता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 75 का 3। ठीक है दोस्तों, 75 का 3 अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? जैसा कि हम लोग को पता है भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे जो है अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक जो है वहाँ पे अनुच्छेद का जो है उल्लेख किया गया है। तो 41 इसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्राप्तकर्ता बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों बजरंग पुनिया काफ़ी फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध जो है क्या है, रेसलर हैं, यानी कि कुश्ती करते हैं ये। ठीक है दोस्तों, कुश्ती करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 2019 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, पहला तो है बजरंग पुनिया और दूसरा है दीपा मलिक। याद रखिएगा, पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं दीपा मलिक, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था शॉट पुट के अंदर, यानी कि गोला फेंक के अंदर। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं युवराज सिंह। याद रखिएगा, पहला ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे। याद रखिएगा, युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत नाटक नागानंद की जो रचना की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ कुछ और भी जो है रचनाएं हैं, जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सारे पुस्तक की भी रचना हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं पे आपको उल्लेख मिलेगा कि हर्षवर्धन खुद ये सारे नाटक या इसके इन सारे जो किताब है इसका रचना नहीं किया था, किसी लेखक के द्वारा, किसी कवि के द्वारा जो है किसी इसको करवाया था। ठीक है दोस्तों, और उसको उपहार और काफ़ी मात्रा में जो है धन देकर जो है ये अपना नाम जो है अपने नाम से इसको प्रकाशित किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है मिलान करने के लिए आया है धर्म सुधार आंदोलन और संस्थापक।
तो दोस्तों आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को पता होगा 1875 में आर्य समाज का जो है मुंबई में जो है स्थापना हुआ था। ये क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो ये है राजा राम मोहन राय। वेद समाज का है केशव चंद्र सेन और के धरलू नायडू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है प्रार्थना समाज का है आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से है, 1 का बी, तो दोनों में 1 का बी है, ए और बी में। उसके बाद 2 का ए दोनों में है। उसके बाद 3 का सी, तो 3 का डी, तो 3 का डी किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीले तथा हरे रंग, ठीक है। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो दोस्तों नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से जो है सियान रंग प्राप्त होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। वैसे अगर प्राइमरी कलर्स की बात करें, यानी कि प्राथमिक रंग की बात करें, तो 3 रंग होता है, लाल, हरा और नीला, ठीक है दोस्तों। लाल, हरा और नीला, इन्हीं तीनों रंग को आपस में एक निश्चित अनुपात में या फिर कहें अलग अलग अनुपात में मिलाकर जो है हज़ारों लाखों रंग तैयार कर लिया जाता है। लेकिन प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार से सेकेंडरी कलर भी पूछेगा तो सेकेंडरी कलर भी 3 ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर जो है इन्हीं सारे रंग को मिलाकर बहुत सारे रंग जो है तैयार कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पीतल मिश्र धातु का जो मुख्य घटक कौन है? तो पीतल मिश्र धातु का जो मुख्य घटक हुआ ये तांबा और जस्ता होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक पीतल के बर्तन हम लोग यूज़ करते थे, अभी तो यूज़ नहीं करते हैं फिलहाल, पहले के लोग यूज करते थे पीतल और कांसा के, ठीक है दोस्तों। तो कांसा में क्या होता था कि तांबा और टीन होता था, और पीतल में तांबा और जस्ता। तो दोनों याद रखिएगा, रिलेटिवली आपसे पूछ लिया जाता है तांबा के बारे में भी, तो दोनों में कांसा के बारे में, तो दोनों में कॉमन रहेगा तांबा, एक में टीन रहेगा, कांसा में टीन रहेगा और पीतल में जस्ता रहेगा, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन को जो है शायद 2009 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है घोषित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है क्योंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया है। तो जेबी डनलप ने जो है रबर टायर का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। जब रबर टायर बनाया जाता है तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है दोस्तों, उसकी प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैंग्रोव एक प्रकार का जो है वनस्पति होता है और एक प्रकार का वन होता है, और ये जो है दलदली और नमकीन क्षेत्र में उगता है। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो डेल्टाई क्षेत्र में उगता है। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो जैव विविधता के लिए काफ़ी ये वन जो है प्रसिद्ध होता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में दोस्तों बंगाल टाइगर के लिए भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस के लिए मिला था, मतलब किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला था? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, ठीक है दोस्तों, 1998 में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है, मतलब
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। लेकिन ऐसे अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और तभी जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन 1969 के बाद से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रत्येक साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और करेंटली दोस्तों याद रखिएगा 2019 में भी जो है भारत के अभिजीत बसु को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? तो दोस्तों जिन्होंने अगर सीबीएसई से पढ़ा है तो उनको तो पता होगा ही, और जो बिहार बोर्ड से पता है उनको ये प्रश्न करने में दिक्कत होगा। इसको बोलते हैं वेनेशन, ठीक है दोस्तों, वेनेशन। क्योंकि पत्ती में जो नस आप अगर ह्यूमन बीइंग में देखें या फिर एनिमल्स में देखें तो इसमें नस होता है, ठीक है। और पत्तियों में भी आपको नस टाइप का दिखेगा, ठीक है। उसी को वेनेशन बोलते हैं, ठीक है, सीरा विन्यास बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सीरा विन्यास के कारण ही जो है एक द्विदलीय पौधा और एक दलीय पौधा में विभेद किया जाता है, ठीक है दोस्तों, या फिर भेद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो वायरस के कारण जो है ये फैलता है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी भी होता है जिसको पीलिया रोग बोलते हैं, ठीक है, पीलिया रोग या फिर पांडु रोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये लीवर संबंधित बीमारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो सबरीमाला सबसे पहले आपको दिमाग में आया सबरीमाला, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था शायद 2018 में, क्योंकि जो महिला लोग हैं यानी स्त्रियां उस मंदिर में जाके पूजा अर्चना नहीं कर सकती थी, तो इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। तो काफ़ी फेमस है, और ये जो है शायद जहाँ तक मुझे याद है पठानमथिट्टा शायद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है केरल का। और ये पूछा है कि किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ता है, तो ये पड़ता है पेरियार, क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे ऑप्शन में तो पेरियार जो है वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, ये केरल में ही है। तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। बाकी बांदीपुर भी जो बांदीपुर तो कर्नाटक में है, कान्हा और पन्ना ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डेज शामिल है, बॉक्साइट, मैग्नीज, सिलिका, आयरन। तो मुख्य रूप से क्या होगा यहाँ पे सिलिका हो जाएगा पपड़ी में, ठीक है। ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और सिलिकन जो होता है लगभग 27% रहता है, 27% के आसपास सिलिका रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सियोल देश की राजधानी है, तो पता होगा दोस्तों सियोल दक्षिण कोरिया से हमारा व्यापार काफ़ी अच्छा रहा है और संबंध अच्छा है। तो सियोल जो है ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सैमसंग जो कंपनी है या फिर हुंडई जो कार की कंपनी है दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता डेस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक कौन सी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पे जो है कांसा का जो उन्होंने जो उन लोगों ने कांसा का जो है अगर धातु की बात करें तो यूज किया था सबसे पहले, यानी कि तांबा को ही यूज़ किया था। तो तांबा को उन लोग के पास उतना तकनीक था कि तांबा को जो है कांसा में परिवर्तित कर सकता था, यानी कि मिश्र धातु लोग बना सकते थे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको ब्रोंज युगीन सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो अकबर ने मियाँ का शीर्षक दिया था तानसेन को, ठीक है दोस्तों, तानसेन को दिया था। और अकबर ने तानसेन को एक और उपाधि दिया था कंठाभरण वाणी विलास का, ठीक है। एक काफ़ी प्रसिद्ध जो है संगीतकार थे, ठीक है, तानसेन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साइंस का प्रश्न है, बल आघूर्ण का एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई मात्रक क्या है? तो बल आघूर्ण का क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बल आघूर्ण भी क्या है? एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। बल से रिलेटेड जितना भी होगा, बल हो या फिर बल आघूर्ण हो, ये सारा क्या होगा? सदिश राशि होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर इसको बोलते हैं प्राणदेहिक स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राणदेहिक स्वतंत्रता। और ये आप अपने मन से जो है, आप जैसे लोग सुसाइड करते हैं तो अपने मन से आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं, आपको राष्ट्रपति से मतलब परमिशन लेना पड़ेगा। उस बारे में जो है प्राणदेहिक स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 21 में जो है डिस्कस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी मैंने सेट करवाए हैं, पिछले सेट्स करवाए हैं, उनका जो मैथ का क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बेंजीन की खोज की थी माइकल फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माइकल फैराडे। और इन्होंने क्या क्या चीज़ का और खोज किया था? तो विद्युत अपघटन का नियम जो है माइकल फैराडे ने खोजा था। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी खोज किया था माइकल फैराडे ने। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइकल फैराडे। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, आपको पता होगा। तो बेंजीन जो होता है ना, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है दोस्तों, बेंजीन एरोमेटिक, एरोमा का ही मतलब होता है सुगंध, यानी कि जो इसमें जो है सुगंधित सुगंध निकलता है इस बेंजीन से। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था ब्रिटिश सरकार ने, 1911 में बनवाया था। ठीक है, 1911 में बनवाया था। और उस समय जो है ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम और रानी मेरी मतलब इंडिया आए थे, उसके स्वागत में जो बनाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे है? मुंबई में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे अगर करंट की बात करें तो जो है जम्मू कश्मीर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अंडमान निकोबार को ही टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको बाइफरकेट करके आपको पता ही होगा कि 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर का जो है एरिया, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक अगर गिरावट आता है तो कैसा मौसम रहेगा? तो इससे जो होता है ना, तूफान आने की संभावना मतलब होती है। ठीक है दोस्तों, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान या फिर संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को डैश को अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो जो हम लोग पहला जो गणतंत्रता दिवस मनाए थे उससे 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को जो है अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मैथ का प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? यानी कि बुद्ध का जो शिक्षा है उसका संग्रह को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिपिटक यानी कि 3 ग्रंथ हैं यहाँ पे। एक तो है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संग्रह है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा, गौतम बुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था? तो पता होगा दोस्तों, दीन ए इलाही की शुरुआत किया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने शुरू किया था। और इसको मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बीरबल था। और इसकी शुरुआत की थी अकबर ने 1582 में, लेकिन ये पॉपुलर नहीं हो पाया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। दिलवारा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दिलवारा में जैन मंदिर है, और ये जो है माउंट आबू पर्वत पर है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको बनाया था कौन? बीमल पाल और तेजपाल नामक 2 सोलंकी राजवंश थे। ठीक है, इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोगों को पता होगा, कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये थी एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है। अगर भारतीय महिला पूछता तब सरोजिनी नायडू हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये 1917 में बनी थी। ठीक है, 1917 में बनी थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की। आगे देखते हैं, आगे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन सीमेंट का मुख्य घटक है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सीमेंट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सीमेंट में वैसे जिप्सम भी मिलाया जाता है ताकि जो सीमेंट का जमने का जो गति है वो थोड़ा सा धीमा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सारे मैथ के प्रश्न हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि में कितना आता है, निकट 3 अक्षर आता है, तो 4 अक्षर वाला जो है लेंस लगा देंगे। तो अवतल लेंस जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स, आपको पता ही होगा, आयोडेक्स एक का अच्छा ब्रांड है, मतलब दर्द निवारक मरहम के रूप में, ठीक है, यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो गंध आता है, ये किस चीज़ का गंध आता है इसे, तो याद रखिएगा, इसमें गंध आता है मिथाइल सेलिसिलेट का, मिथाइल सेलिसिलेट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषण नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में मीथेन वगैरह आ जाता है, तो ये भी तो वायु प्रदूषक ही है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, ये जो है क्या नहीं है, N2O, ये वायु प्रदूषक नहीं है, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, और पहले ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की थी 1929 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो काफ़ी फेमस है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिरका क्या है, तो सिरका क्या है दोस्तों, हम लोगों को पता है, सिरका जो है एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, सिरका जो होता है क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे तनु एसिटिक एसिड हो जाएगा सिरका। ठीक है, तनु मतलब, तनु का मतलब होता है गीला, मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, तो तनु एसिटिक एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है, और ये 2015 से मनाना स्टार्ट हो किया था। ठीक है, 2015 से नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे तो हाँ, यहाँ पे अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर डेस के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर की क्या होगा, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो कहाँ पे आपको 10⁻⁻9 मीटर मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन ये बटे में है, जब ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको करना है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि 1/10⁻9 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको फंसाने का प्रयास किया गया है, तो मैथमेटिक्स भी आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ध्वनिकी के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डेस कहलाता है, तो ये संपीड़न कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे राइट आंसर, संपीड़न। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, डेस उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है, तो जो यौन प्रजनन है। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको आप लैंगिक प्रजनन कहते हैं, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा यौन प्रजनन। ठीक है, यौन प्रजनन जो है उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, Al2O3 प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस पानी है, तो इसके बाद जो है आपका क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा
NaAlOH होल 4 एक्वा। ठीक है, एक्वा का मतलब यह है पानी की भी मात्रा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल है। 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो बल और त्वरण यहाँ पे संबंध दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि बल F बराबर होता है ma, हम लोग को पता है। तो F कितना दिया है, 75 न्यूटन दिया है। उसके बाद जो है आपका द्रव्यमान भी दिया गया है 25 kg, और ए पूछ रहा है। ठीक है, ए पूछ रहा है तो यहाँ से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। और त्वरण का जो होता है मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वसा उत्तक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं। तो वसा उत्तक जो है सबक्यूटेनियस लेयर में जो है उपस्थित होता है, सबक्यूटेनियस लेयर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। तो दोस्तों यहाँ पे चिन्ह परिपाठी आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होगी ये धनात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, धनात्मक, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है मोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होगा H3PO4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डैश के अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती है, डैश के अतिरिक्त, यानी कि। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सोना और प्लेटिनम धातु जो है ये जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये धातु काफ़ी दिनों तक जो है इसमें जंग वगैरह नहीं लगता या फिर ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी जो है स्टेबल धातु है, सोना और प्लेटिनम, और ये मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, यानी कि कब मिलाया था। तो याद रखिएगा, 1576 में जो है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, बंगाल तथा बिहार को, ये क्यों, मतलब इसको आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों। तो आपको पता होगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये 1576 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा, तो उस चीज़ से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, मतलब कौन लोग हैं जो इस समिति का गठन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, क्योंकि ये निगरानी समिति है। तो यहाँ पे जो है जो पंचायती के लोग हैं, पंचायत के जो सदस्य हैं, वे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, उसकी निगरानी के लिए यह समिति बनाया जाता है। तो इसमें जो खुद क्या कहते हैं, जो पंचायत के जो सदस्य हैं, अगर वो रहेंगे तो वहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा, इसलिए जो है निगरानी समिति में जो है ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है जो कि ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पे है। तो सबसे लंबा रेल पुल है सोन नदी पर। ठीक है दोस्तों, सोन नदी पर, डिहरी ऑन सोन बोलते हैं इसको, सोन नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर जिला। ठीक है दोस्तों, कैमूर जिला, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में शहरी यानी कि अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी आबादी कुल आबादी का कितना % है। तो शहरी आबादी जो बिहार में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गांव में अभी भी निवास करते हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम है
11.3%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बड़े स्तर पर हो रहे नागरिक प्रदर्शनों के कारण वहां आयोजित होने वाले COP25 और अपेक्स शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया? तो दोस्तों सबसे पहले ये चिली करने वाला था। ठीक है, COP25 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो है 25वां संस्करण का आयोजन करने वाला था चिली, और लेकिन वहाँ पे नागरिक प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण जो है उसको रद्द कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बस वहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करें जो सरकारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि बस सेवा है या फिर और भी ट्रांसपोर्टेशन का साधन, उसमें कुछ जो है इजाफा हुआ था। ठीक है, उसका जो किराया है उसमें इजाफा हुआ था बस। और पहले से भी वहाँ की सरकार से जो है वहाँ की जनता नाखुश थे, और बस इसी के कारण जो है वहाँ पे जो है काफ़ी जो है नागरिक प्रदर्शन होने लगा था, और जिस कारण से जो है चिली जो है ये इसको करने में असमर्था दिखाया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा चिली की राजधानी है सेंटियागो। लेकिन जब वहाँ पे नहीं हुआ तो उसके बाद जो है COP25 का जो है सम्मेलन का जो आयोजन कौन सा देश किया था? तो स्पेन किया था। ठीक है, याद रखिएगा स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। ठीक है, उस दिन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, और उसी दिन जो है मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए नामों में से लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया था? ठीक है दोस्तों, तो लद्दाख का जो है पहला उपराज्यपाल कौन था? आर के माथुर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। आर के माथुर जो है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पहला जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य के लोक नृत्य भवोना के अंग्रेजी संस्करण का आयोजन अबू धाबी में किया गया? ठीक है, तो अबू धाबी कहाँ की राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। और ये जो है भवोना असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो दोस्तों ऐश्वर्या पिस्सी जो है ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने मोटर स्पोर्ट में विश्व कप जीता है। इन्होंने FIM विश्व कप खिताब अपने नाम किया था, और ये मात्र 23 वर्ष की जो है भारतीय स्पोर्ट्स मोटर स्पोर्ट्स की जो है लड़की है। तो याद रखिएगा, मतलब फीमेल कैटेगरी में जो है मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप जीतने वाली पहली महिला ऐश्वर्या पिस्सी, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हंगरी में हुआ था, याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ पे होता? हंगरी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 31 अक्टूबर को एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व का आयोजन किया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा। दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय एयरलाइंस ने अपने एक विमान के टेल पर सिख धर्म के प्रतीक चिन्ह ओंकार बनाया है? तो दोस्तों एयर इंडिया विमानन कंपनी है जिन्होंने अपने एयरलाइंस के विमान के टेल यानी कि पूंछ पर जो है सिख धर्म का प्रतीक ओंकार लगाया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया के अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो याद रखिएगा श्री राजीव बंसल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा श्री राजीव बंसल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। किस देश में व्हाट्सएप फेसबुक पर मैसेज और कॉल करने के लिए टैक्स लगाने का ऐलान किया था, जिसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के चलते वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? तो दोस्तों लेबनान का जो है प्रधानमंत्री जो है ऐसा किया था, और इसके बाद जो है
उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेबनान की राजधानी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और इससे पहले भी मैंने 6 पार्ट जो है अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो मैथ के प्रश्न है वो सारे प्रश्न को भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और भी आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।